कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है। और उस रात अनवी और रागिनी के बीच वही खामोश सन्नाटा सबसे बड़ा सच था। रात का समय हो चुका था, मगर अनवी का घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बार बार रागिनी के झूठ बोलने वाली बात याद आ रही थी। और वो रागिनी की इस बात से बहुत ही नाराज थी और दुखी थी कि बुआ जी ने उससे झूठ बोला। अनवी जब घर आई तब घर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर वो घर के अंदर गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद अनवी चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई। रागिनी ने जब देखा कि अनवी आ चुकी है तो वो फौरन अनवी के कमरे में गई। रागिनी ने अनवी को देखते हुए पूछा, अरे बेटा, तुम आ गई और मुझे बताया भी नहीं। वो तो मैंने तुम्हारा बैग वहाँ टेबल पर देखा तो मुझे पता लगा कि तुम घर आ चुकी हो। मगर अनवी ने रागिनी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रागिनी ने उसे बताया कि आज दिन में तुम्हारे जाने के बाद मीना यहाँ आई थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैंने उसे बताया कि तुम अभी अभी ही घर से काम पर जाने के लिए निकली हो, और अगर वो आने से पहले हमें कॉल कर देती तो वो तुमसे भी मिल लेती। रागिनी अपने आप में ही यह सारी बातें कहे जा रही थी, मगर अनवी का रागिनी की उन बातों पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि कहीं और ही था, और इसीलिए उसने रागिनी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद जब रागिनी ने देखा कि अनवी का ध्यान बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं है और वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है, तो फिर वो खामोश हो गई। उसने एक तक अनवी को देखा, वो लगातार अपने काम में बिजी थी। तभी रागिनी अनवी के करीब गई और फिर उसने अपना हाथ अनवी के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या हुआ अनवी बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या कुछ हुआ है? रागिनी के ऐसा बोलते ही अनवी का ध्यान रागिनी की तरफ गया और फिर वो रागिनी को देखने लगी और फिर उसने रागिनी के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया। रागिनी अनवी के ऐसे बर्ताव को देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि आज यह अनवी को क्या हो गया है। आज यह इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है और ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी रागिनी ने बात को बदलते हुए अनवी से कहा, बेटा चलो चलकर खाना खा लो, मैं बाहर डिनर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह कहकर रागिनी अनवी के कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अनवी का दिमाग एकदम से ठनका और वो मन ही मन खुद से बड़बड़ाने लगी, नहीं अनवी नहीं, ये तो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है अनवी, और तू कितनी बड़ी बेवकूफ है, और ये तू क्या बेवकूफी कर रही है। तुझे यूं इस तरह से बुआ जी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर तू ऐसा करेगी तो बुआ जी को तुझ पर शक हो जाएगा कि तुझे उनके झूठ के बारे में पता है, और जब तू उनसे इसके बारे में कुछ पूछेगी तो हो सकता है कि वो फिर से कोई नया बहाना बना दे, क्योंकि अगर बुआ जी को मुझे कुछ बताना होता तो वो इस तरह से मुझसे झूठ नहीं बोलती। तभी आगे अनवी अपने मन में खुद से बोलती है, जरूर कोई बहुत जरूरी और गहरी बात है जो बुआ जी ने मुझसे झूठ बोला होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। तभी अनवी ने थोड़ा जोर देते हुए खुद से कहा, आखिर वो बात वो वजह क्या होगी जो बुआ जी को मुझसे झूठ बोलना पड़ा, और इस बात का पता अब मुझे खुद ही लगाना होगा। आखिर उस कार्ड का जिस पर डी मोड लाइट लिखा हुआ है, आखिर उसका क्या राज्य होगा। तभी अनवी आगे खुद से ही मन में कहा, खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, पर अब मुझे अब खुद ही इस कार्ड के सीक्रेट को जानना होगा, और बुआ जी को इस बात का पता नहीं लगने दे होगा कि मुझे यह पता है कि उन्होंने उस कार्ड जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ है के बारे में पता है कि वो कार्ड उनकी दोस्त का नहीं है। यही सब सोचते हुए अनवी एकदम से पीछे मुड़ी और फिर उसने रागिनी को कमरे से बाहर जाते देख उसे आवाज दी, रुकिए बुआ जी। तभी रागिनी के आगे बढ़ते हुए कदम एक से वहीं रुक गए जहाँ वो खड़ी थी। फिर उसने अपने पीछे पलटकर अनवी को देखा। तभी अनवी ने खुद को नॉर्मल करते हुए रागिनी कहा, चलिए बुआ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और फिर हम दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। अनवी की यह बात सुनकर पहले तो रागिनी अनवी के एकदम से बदले बर्ताव को समझ नहीं पाई, क्योंकि जो लड़की अभी कुछ देर पहले उसकी बात का कोई जवाब तक नहीं दे रही थी, अब अचानक बदल कैसे गई। तभी रागिनी ने सोचा, कोई बात नहीं, हो सकता है अनवी को काम का स्ट्रेस हो और वो थकी हुई हो, शायद इसीलिए वो पहले मेरी किसी बात का जवाब ना दे रही हो। यह सब सोचते हुए और अनवी की यू आवाज सुनकर रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अनवी से कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों डिनर करने चली गई। दोनों ने आराम से साथ में डिनर किया और डिनर करने के बाद रागिनी और अनवी दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। अब अनवी अपने बेड पर लेटे हुए यह सोच रही थी कि आखिर वो उस कार्ड की सच्चाई के बारे में कैसे पता लगाए। अनवी अब खुद को बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहां से इस कार्ड की छानबीन शुरू करे और कहां से इस कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करे। उधर रागिनी भी अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी और वो ये सोच रही थी कि वो काला साया जिसने अपना नाम प्रताप बताया था, एक यूं अचानक कैसे गायब हो गया और उससे मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। कितना कुछ पूछना था मुझे उससे और कितने सारे सवालों के जवाब भी लेने थे मुझसे उससे, लेकिन अब ये कहते हुए रागिनी ने एक निराशा भरी आह भरी और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब मैं कैसे कांटेक्ट करूं उस प्रताप से, और अब मैं कहां उसे ढूंढूं? प्लीज गॉड हेल्प मी। रागिनी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कमरे में एक आहट सुनाई दी।
अभी कमरे में हुई इस आहट को सुनकर रागिनी एकदम से चौंकी और थोड़ा घबराते हुए बोली, ये कैसी आहट थी? आखिर किसकी आवाज थी वो जो अभी मुझे मेरे कमरे में सुनाई दी? और मेरे कमरे में ये आवाज कैसे आई, क्योंकि यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। तभी रागिनी अपने बेड से उठी और अपने कमरे में चारों तरफ देखने लगी, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इसके बाद रागिनी को एक बार फिर से वही आहट सुनाई दी। अभी रागिनी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। रागिनी को जैसे ही अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो वो एकदम से चौकन्नी हो गई। तभी रागिनी को किसी ने आवाज लगाई, हेलो रागिनी। इस आवाज को सुनकर रागिनी थोड़ा डर गई। तभी रागिनी ने डरते डरते अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि रागिनी के पीछे उस वक्त वही काला साया जिसका नाम प्रताप खड़ा हुआ था, वो भी अपने इंसानी रूप में। प्रताप को यूं अपने सामने देखकर रागिनी हैरान रह गई। रागिनी की आंखें जैसे जम गई थीं। सामने खड़ा प्रताप वही साया जो अब इंसानी रूप में था, मगर आंखें वैसी ही अंधेरे जैसी गहरी और आवाज में वही धीमी सिहरन भर देने वाली गंभीरता। तुम वापस आ गए? रागिनी की आवाज कांप रही थी। प्रताप धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए बोला, कहा था ना, जब समय आएगा मैं लौटूंगा, और अब समय आ चुका है रागिनी। रागिनी घबराई नहीं, मगर उसके चेहरे से साफ था कि वो भीतर से हिल चुकी है। तुम्हें अब सब बताना होगा, प्रताप ने कहा। अनवी जानने लगी है, और अगर वो दरवाजा अपने आप खुल गया तो अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बदल जाएगा। मैं जानती हूँ, रागिनी ने धीमे से कहा, मगर मैं नहीं चाहती थी कि अनवी इस सब में फंसे। वो मेरी बहन की बेटी है, मैंने उसे माँ बनकर पाला है। प्रताप ने उसकी बात काटते हुए कहा, मगर तुम एक वादा कर चुकी हो, तुम्हें सच बताना होगा, मूनलाइट का सच, उस दरवाजे का सच और उस रात की सच्चाई। जब सब कुछ शुरू हुआ था, रागिनी अब चुप हो गई। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य दरार किसी दीवार में बन चुकी हो। प्रताप धीरे से आगे बढ़ा और कहा, उसे अब और अंधेरे में मत रखो। अगर तुम नहीं बताओगी तो कोई और उसे बताएगा, और तब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगी, ये उसकी किस्मत बन जाएगी। रागिनी की आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं डरती हूँ प्रताप, अगर उसे पता चला कि मूनलाइट सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि उसकी असल पहचान का दरवाजा है, तो क्या वो उसे स्वीकार पाएगी? प्रताप शांत स्वर में बोला, सच कितना भी भारी हो, वो झूठ से हल्का होता है। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी छाई रही। फिर प्रताप पीछे हटने लगा। मुझे जाना होगा, उसने कहा। रागिनी चौंकी। कहा? प्रताप बस मुस्कुराया, एक रहस्य से भरी मुस्कान, और बोला, जहाँ सच छुपा है और जहाँ से अनवी को सब जानना है। अगली बार मैं उससे मिलूंगा। और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसकी परछाई पहले धुंधली हुई, फिर एक पल में गायब। रागिनी वहाँ खड़ी रही, अकेली, डरी हुई, और अपने दिल में उस अनकहे सच का बोझ लिए। दूसरी ओर अनवी का कमरा। अनवी अब भी जाग रही थी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसने फिर से कार्ड उठाया। द मूनलाइट, योर ड्रीम्स, रिमेंबर हु यू आर। अनवी ने मन ही मन कहा, अब मैं डरूंगी नहीं। अगर ये कार्ड मुझे मेरी असलियत तक ले जा सकता है तो मुझे उस दरवाजे तक जाना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। उसने कार्ड को अपनी डायरी में छुपा लिया, जैसे कोई युद्ध शुरू होने से पहले कोई योद्धा अपना हथियार सुरक्षित करता है। कमरे की लाइट एक बार फिर मंद पड़ने लगी, और दूर कहीं किसी बंद दरवाजे के पीछे जैसे कोई सांस ले रहा हो। परछाइयां लौट आई हैं। अब कोई झूठ उन्हें नहीं रोक सकता, और प्रकाश की तलाश एक बार फिर अंधेरे में डूब रही है।